हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आप बोर्ड पर देख रहे होंगे कि मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ लिखे हुए हैं। पिछली वीडियो में आपने अगर मेरी देखी होगी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हम जितने भी टॉप 50 क्वेश्चंस हैं बायोलॉजी के क्लास 12th के, उन्हें मैं कवर करूंगी एक सीरीज से। तो आज से मैं वो सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ। ये सीरीज मेरी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होगी। तो ऐसा नहीं है कि केवल ये हिंदी मीडियम वालों के लिए ही हेल्प करेगी या इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ही। केवल टर्म्स चेंज होते हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं बदलता है, आप चाहे हिंदी में देखें या इंग्लिश में देखें। मैं यूनिट में चैप्टर वाइज जैसे बात करें पादप प्रजनन, तो पादप प्रजनन वाले यूनिट में टोटल 3 चैप्टर है। मतलब यूनिट जो है ये प्रजनन वाली, इसमें 3 चैप्टर्स हैं टोटल। एक पादप का, एक जंतु का और एक है जनन स्वास्थ्य। तो 3 चैप्टर जो आपके यहाँ पर दिए हुए हैं, इन तीनों चैप्टर में आज मैंने सबसे पहला चैप्टर उठाया है पादप प्रजनन। यहाँ पादप प्रजनन के मैंने टोटल 5 क्वेश्चंस लिए हुए हैं। अगर आप इस पूरे चैप्टर से ये 5 क्वेश्चंस तैयार कर लेते हैं, अब जिन्होंने बहुत डिटेल में पढ़ा होगा उनको लग रहा होगा मैम इन 5 क्वेश्चंस में तो पूरा चैप्टर कवर हो गया, बट ऐसा नहीं है। सबसे पहले हम स्टार्ट करें पादप प्रजनन में। तो अगर आप ये कंप्लीट कर लेते हो तो मतलब आप ये समझना कि आपका इस वाले चैप्टर से 100% तैयार हो गया, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों टाइप के क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम पादप प्रजनन में बात करें तो प्रजनन जो है, तो पादप मतलब क्या कहलाया, पौधे। पौधे का जो प्रजनन भाग होता है वो प्रजनन भाग होता है पुष्प। इस चैप्टर को क्वेश्चंस के फॉर्म में आप ना समझें, चैप्टर से कॉन्सेप्ट क्लियर करें। एक तरफ से मैं स्टार्ट कर रही हूं, आपके सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। पुष्प की यदि हम बात करते हैं तो पुष्प को 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक सहायक भागों में और एक जनन भागों में। सहायक भाग जो होते हैं वो होते हैं बाह्य दल और दूसरा दल, और जनन भाग जो होते। अब चूंकि हमें प्रजनन की प्रक्रिया देखनी है तो प्रजनन में हम 2 भाग देखेंगे, नर और मादा भाग। नर भाग जो होता है वो नर भाग जो है वो इस तरह की संरचना में विभाजित होता है। इस पूरे भाग को कहते हैं पराग कोश। ये भाग जहां पे ये जुड़ रहा है इसे कहते हैं योजी, और इस भाग को कहते हैं पुतंतु। अब इसमें हम संरचना देखें, परागकोश को जब बड़ा करके या माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा जाता है तो ये इस तरह की संरचना को बनाता है, इस तरह की संरचना। अब हम इस वाली संरचना को थोड़ा सा बड़ा करके देखेंगे। अब मैं यहाँ पर क्वेश्चंस आपको साफ कर रही हूँ, आप चाहें तो वीडियो स्टार्टिंग में सारे क्वेश्चंस को लिख लें। ये वाली जो संरचना है मैंने नीचे बनाई हुई थी, इसमें ये 4 भाग पाए जाते हैं या 4 कोष्ठ पाए जाते हैं जिन्हें पराग कोष्ठ कहा जाता है। ये पूरा है पराग कोश और ये कहलाता है पराग कोष्ठ। इसमें भरे होते हैं पराग कण। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये हम नर वाली बात कर रहे हैं। यदि हम मादा की बात करेंगे तो मादा भाग 3 भागों से मिलकर के बना है। जैसा नर 3 भाग से बना है वैसे मादा भी 3 से बनी होती है, वर्तिका, वर्तिकाग्र, और ये कहलाता है अंडाशय। अब बहुत ध्यान से समझे, सबसे पहला क्वेश्चन आपका यहां पर आ गया, परागण किसे कहते हैं। नर भाग से पराग कणों का, ये जो पराग कण भरे हुए हैं, पराग कणों का मादा के वर्तिका पर जाकर के व्यवस्थित होना, ये प्रक्रिया कहलाती है परागण। पहला क्वेश्चन आपका यहां से आया, परागण किसे कहते हैं। तो नर से निकल के जो परागकण मादा पर जाकर इकट्ठे हो रहे हैं, इस प्रक्रिया को परागण के नाम से जाना जाता है। अब परागण जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। अब यहां पर मैं मेंशन कर रही हूं जो परागण वाला क्वेश्चन है, परागण 2 प्रकार के होते हैं, स्वपरागण और परपरागण। अब बात करें स्वपरागण मतलब, अब इसको बहुत अच्छे से समझें। जैसे एक ये पौधा है, एक पौधे में एक पुष्प लगा हुआ है, मान लो ये नर पुष्प है। नर पुष्प के साथ साथ इसी पुष्प में मादा भाग भी पाया जा रहा है। तो एक पौधे पे पाया जाने वाला पुष्प जिसमें नर और मादा दोनों पाई जा रही हैं, स्वपरागण में ऑटोगैमी कहलाता है। फिर से एक बार समझिएगा, स्वपरागण के 2 प्रकार होते हैं, ऑटोगैमी और जिटोनोगैमी। राइटिंग को थोड़ा सा देख लीजिएगा, बुक कंसल्ट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ऑटोगैमी और जिटोनोगैमी, एक ही पौधा, एक ही पुष्प, नर और मादा दोनों पाए जा रहे हैं, तो वो कहलाया ऑटोगैमी। पर एक ही पौधा, ये दूसरा वाला, एक पौधा, एक नर का पुष्प, एक मादा का पुष्प, 2 अलग अलग पुष्प है पर पौधा एक ही है, तो ये वाला कहलाता है जिटोनोगैमी, जो दूसरा वाला प्रकार है। पौधा नहीं परिवर्तित करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को बस आप याद रखिएगा। पौधा अगर एक है, एक पौधे पे नर और मादा दोनों ही एक पुष्प में पाए जा रहे हैं, जैसे गुड़हल, तो ये हो जाएगा ऑटोगैमी। पर
एक पौधा, एक नर पुष्प, एक मादा पुष्प, तो दोनों में यदि परागण की प्रक्रिया हो रही है तो वो कहलाता है जिटोनोगेमी। तो यहाँ आपका परागण का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। जिस तरह से हमने स्वपरागण के प्रकार देखे हैं उसी तरह से परपरागण के भी प्रकार होते हैं। अब हमें स्वपरागण में पता चल गया कि पौधा एक ही होना चाहिए, केवल बदलेगा तो पुष्प। पर परपरागण में क्या होता है, एक पौधे पर नर पुष्प और एक पौधे पर मादा पुष्प। जब इसके नर के परागकण मादा पे जाएंगे तो ये प्रक्रिया कहलाती है परपरागण। पर मतलब दूसरा, स्व मतलब अपना, अपने में ही जो परागण होगा वो स्वपरागण, और दूसरे में जाके जो परागण की प्रक्रिया कंप्लीट होगी वो कहलाती है परपरागण। अब अपने में ही परागण करने के लिए तो किसी दूसरे आवश्यक या किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती नहीं है, पर यदि दूसरे में परागण करना होगा तो दूसरे में परागण करने के लिए कई प्रकार के घटक की या कई प्रकार के माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, जिन्हें हम देखते हैं, जिनके आधार पर विभाजन किया गया है। अब देखिए यहां पर परपरागण, तो परपरागण को दो भागों में विभाजित किया गया है, जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक मतलब ऐसे घटक जो जीवित हैं, जीवित हैं मतलब जैसे पक्षी हो गए, पौधे, कीट हो गए, मनुष्य हो गए, जंतु हो गए, इनके द्वारा होने वाला परागण, जैसे कीट के द्वारा होने वाला परागण, पक्षियों के द्वारा होने वाला परागण, चमगादड़ के द्वारा होने वाला परागण, उसके बाद में जंतु तो हो जाएगा इसमें, घोंगे के द्वारा होने वाला परागण। ये आपके सिलेबस में इन्वॉल्व है। होता तो कई से, गिलहरी से भी होता है, पक्षियों से भी, विभिन्न प्रकार के पक्षियों से होता है। अब अजैविक में होता है जल के द्वारा और वायु के द्वारा। जल के द्वारा होने वाला परागण हाइड्रोफिली, वायु के द्वारा होने वाला परागण एनिमोफिली, कीट द्वारा होने वाला परागण एंटोमोफिली, पक्षी द्वारा होने वाला परागण ऑर्निथोफिली, चमगादड़ द्वारा होने वाला, च से चमगादड़, च से चिरैप्टेरोफिली, और घोंगे द्वारा होने वाला परागण मेलकोफिली। यहां से ऑब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन बनता है और यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है कि पर परागण को उनके घटक के आधार पर समझाइए। तो कीट द्वारा, पक्षी द्वारा, चमगादड़ द्वारा, घोंगे द्वारा। कीट से हो रहा है तो सेंटोमोफिली, ऑर्निथोफिली, चिरैप्टेरोफिली, मेलकोफिली। जल द्वारा हाइड्रोफिली, वायु द्वारा एनिमोफिली। तो इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन, परागण क्या है, परागण के कितने प्रकार होते हैं और परागण को कितने भागों में विभाजित किया गया है। और एक क्वेश्चन और आता है, स्वपरागण और पर परागण में अंतर स्पष्ट कीजिए। अब जब परागण की प्रक्रिया हो जाएगी, मादा भाग पे जाके परागकण इकट्ठे हो जाएंगे, तो निषेचन की प्रक्रिया के बाद में यहां से पराग नली अंदर की तरफ जाती है, जहां पर निषेचन की प्रक्रिया अंडाशय में होती है। तो ये परागनली जो अंदर जा रही है वो अंडाशय में अंदर की तरफ जाएगी और परागण की प्रक्रिया के बाद निषेचन की प्रक्रिया को संपन्न करेगी। वहां से आपका दूसरा क्वेश्चन आता है, निषेचन, जिसे दोहरा निषेचन, सत्य निषेचन, द्विनिषेचन, त्रिक संलयन। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार ये क्वेश्चन आपके में आया हुआ है। देखिए, अब अगर हम बात करें तो ये आपका बीजांड है। आप लोगों ने बीजांड की संरचना पढ़ रखी होगी। यदि किसी को डाउट है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज मुझे मैसेज करें कि मैम बीजांड की संरचना पर भी एक वीडियो आप डाल दें। बीजांड की संरचना के अंदर एक भ्रूण कोश पाया जाता है। यहां से पहले आपका दूसरा क्वेश्चन कवर हो रहा है, भ्रूण कोश की संरचना। भ्रूण कोश मतलब होता है बीजांड के अंदर ये पाई जाने वाली संरचना, जिसमें ऊपर की 3 कोशिकाओं को कहते हैं प्रतिमुख कोशिकाएं, बीच की 2 कोशिकाओं को कहते हैं ध्रुवीयकाय या द्वितीयक केंद्रक, और नीचे की 3 कोशिकाओं में से एक कोशिका को कहते हैं अंड कोशिका और 2 कोशिकाओं को कहते हैं सहायक कोशिकाएं। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, ये जो संरचना मैंने बताई है ये आपकी भ्रूण कोश की संरचना हो। याद रखिएगा, मैं भ्रूण कोश बात कर रही हूं, भ्रूण कोश अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। अभी ये जो संरचना है ये भ्रूण कोश की संरचना है। तो भ्रूण कोश की संरचना में यदि हम बात करें तो ये संरचना के बाद जब निषेचन होगा, तो जब परागकण यहां से प्रवेश करेगा परागनली की माध्यम से, तो सबसे पहले ये जाकर के अंड कोशिका के साथ मिलता है। अंड कोशिका N, परागकण N बराबर होता है 2N, जिसे सत्य निषेचन कहते हैं। अब इसके बाद में बचे हुए परागकण आगे जाकर के दोहरा निषेचन करते हैं, केंद्रक से जाकर के मिलेंगे। तो केंद्रक होता है ऑलरेडी 2N, इसमें N परागकण मिले तो हो गया 3N, जिसे हम दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन या त्रिक संलयन के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। दोहरे निषेचन की खोज किसने करी? नवास्चीन नाम के वैज्ञानिक ने, लिलियम के पौधे में। ये 3 क्वेश्चन आपके दोहरे निषेचन में बनता क्या है। अब निषेचन हो गया तो कोई संरचना भी बनेगी,
तो दोहरे निषेचन में जो बनता है वो होता है भ्रूण कोश। तो भ्रूण कोश के अंदर भ्रूण पोष बन रहा है, जो भ्रूण को पोषण प्रदान कर रहा है, ये भ्रूण बन के तैयार हुआ। तो भ्रूण कोश भ्रूण को पोषण प्रदान करता है, दोहरे निषेचन में बनता है। भ्रूण के बनने की प्रक्रिया सत्य निषेचन और भ्रूणपोष बनने की प्रक्रिया दोहरा निषेचन कहलाती है। तो यहां से आपके 5 में से 3 क्वेश्चन कवर हो गए। परागण क्या है, भ्रूणकोश की संरचना क्या है, दोहरा निषेचन क्या है। अब जो ये भ्रूणपोष आप देख रहे हैं बना हुआ है, तो ये भ्रूणपोष अलग अलग पौधों में अलग अलग प्रकार का होता है। 3 प्रकार के भ्रूणपोष होते हैं। स्वतंत्र नाभिकीय, दूसरा होता है हेलोबियल और तीसरा होता है कोशिकीय भ्रूणपोष। ये 3 भ्रूणपोष होते हैं आपके। और इसके अलावा यदि हम बात करें, 4 क्वेश्चन आपके ये कवर हो गए। अब एक क्वेश्चन और बच रहा है, परागकण की संरचना। ये सबसे स्टार्टिंग का एक क्वेश्चन था। तो परागकण की यदि आप बात करोगे, मैं यहां पर एक परागकण की संरचना बना दे रही हूं आपको। देखिए, ये जैसे परागकण है, परागकण में एक केंद्रक पाया जाता है, बाहर एक भित्ति होती है, अंदर एक भित्ति होती है। बाहर वाली भित्ति को एक्साइन या बाह्य भित्ति के नाम से जाना जाता है, अंदर वाली भित्ति को इंटाइन या अंतः भित्ति के नाम से जाना जाता है। परागकण में यदि एक छिद्र पाया जा रहा है, जनन छिद्र, तो ये एक बीजपत्री का परागकण होगा। यदि इसमें 3 छिद्र पाए जा रहे हैं तो ये द्विबीजपत्री का परागकण होगा। इसके बाद में मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन जो यहां से आता है, एक्साइन किससे बनी होती है? तो एक्साइन स्पोरोपोलिनिन नामक तत्व से बनी होती है। इंटाइन पैक्टिन और सेल्यूलोज से मिलकर के बनी होती है। इस तरह से आपके इस यूनिट के इस वाले चैप्टर के 5 क्वेश्चंस मैंने कवर किए। परागण, परागण के प्रकार, परागकण की संरचना, दोहरा निषेचन, भ्रूणपोष, भ्रूणकोश की संरचना। कहीं पर भी आपको डाउट जाता है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए और प्लीज ये वीडियो अपने फ्रेंड्स तक फॉरवर्ड करिए, जिन्हें आगे भी इसी तरह से मैं यूनिट से चैप्टर्स कवर करूंगी और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चंस मिलेंगे। तो प्लीज वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।